स्वागत है आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही थी और हमने जब सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर कंप्लीट किया, साथ ही मैंने 3 चैप्टर आपको और कंप्लीट करवाए, जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। तो उसके बाद मैंने आपको चर्चा की थी कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक के बाद हम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं उपस्थित हूँ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे वैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जो है अब स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अपनाई गई एकल न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली गई। यानी मित्रों, जो भारत में हमने एकीकृत न्यायपालिका की जो व्यवस्था अपनाई, ठीक है, जो हमारा संघीय व्यवस्था है, संघीय हमारा जो सिस्टम है, यानी हमारा जो संघीय फेडरल जो संविधान है, उसके अंदर हमने जो है एक हायरार्की बनाई थी। मैंने आपको बताया था उस समय कि हमारे देश में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर नीचे जो है अन्य सेशन कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो वो जो हमने हायरार्की बनाई, तो वो हमने एकल न्यायालय की स्थापना, ठीक है, कहाँ से लिया, एकल न्याय की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली। तो क्या भारत शासन अधिनियम 1909 से ली, या भारत शासन अधिनियम 1919 से, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया, या इनमें से कोई नहीं। यानी कहाँ से मित्रों हमने एकल न्यायालय की व्यवस्था हमारे देश में अपनाई। तो फ्रेंड्स मैंने उस समय आपको क्लियरली बताया था। ठीक है, और शुरुआत में यानी पहला भाग ही हमारा जब सुप्रीम कोर्ट का आया तो उसी में हमने चर्चा की थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से हमने जो है जो हमारी एकल न्यायालय की व्यवस्था है उसको हमने अपने संविधान में और हमारे देश में अपनाया था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, और फ्रेंड्स जितने भी अधिनियम थे, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो जितने भी यहाँ तक अधिनियम जो आए थे वो सभी मैं करवा चुका हूँ। चैनल पर अलग से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जा कर के वहाँ जो है देख सकते हैं और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने आसान भाषा में समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या करा है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी मित्रों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहते हो तो आप में वो कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, क्या विशेष योग्यताओं की हम फिर उसमें चर्चा करते हैं या कोई अन्य योग्यताएं हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है ऑप्शन कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी मित्रों, क्या उसे भारत का नागरिक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, या फिर उसे किसी हाई कोर्ट में कम से कम 6 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। यानी मित्रों, क्या फिर उसको जो है किसी हाई कोर्ट के अंदर भी 6 साल तक जो है एक जज होना चाहिए। ठीक है, या फिर उसको 10 वर्ष तक का वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी मित्रों, क्या फिर उसको 10 साल का भी जो है वकालत का अनुभव भी होना चाहिए। तो हमें यहाँ जो है क्या देखना है, तो कौन कौन सी हमें योग्यताएं चाहिए। ठीक है, तो क्या तीनों योग्यताएं चाहिए, या ए और सी, या ए और बी, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स डिटेल से हमने चर्चा की थी जब सुप्रीम कोर्ट का हमने चैप्टर लिया। ठीक है, और जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है जाकर उन भागों को देखिए सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, आपको जो है सरल से सरल भाषा में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो है डिटेल से इसका डिस्कशन करें ना, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल मित्रों, ये मैंने बात बताई थी कि वो भारत का नागरिक होगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसे किसी हाई कोर्ट में कम से कम 6 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। मित्रों, ये बात जो है गलत है। कैसे, मैंने आपको उस समय बताया था और मैंने जो है 4 बातें बताई थी किसकी, योग्यताओं की। ठीक है, तो उसको जो है 6 की जगह 5 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए। किसका, यानी 6 की जगह 5 वर्ष तक वह हाई कोर्ट में जो है जज के रूप में काम किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी 5 साल तक उसे हाई कोर्ट का जज भी रहना चाहिए। ठीक है, और उसे 10 वर्ष तक का वकालत का अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल सही है, उसको जो है 10 साल तक का जो है वकालत का अनुभव होना चाहिए अपने जीवन काल में। ठीक है, और एक और मैंने आपको बताई थी क्या, कि उसे जो है राष्ट्रपति की, यानी राष्ट्रपति के मत में उसको जो है सम्मानित न्यायवादी भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 जो है योग्यताएं बताई थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो बी हमारा गलत हो गया ना, तो फिर हमारा कौन सा सही रहा, ए और सी हमारे सही रहे, यानी ए और सी जो है राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या करा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या करा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बताता है। यानी मित्रों, न्यायाधीश जांच अधिनियम जो 1968 आया, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठाने का हमें जो है कुछ प्रोसेस बताता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाह रहे हैं और हम जो प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, तो क्या उस प्रस्ताव पर जो है लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए या राज्यसभा के 50 सदस्यों का। ठीक है, और आगे क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को जो हम जो तनख्वाह देते हैं, जो हम वेतन उनको देते हैं, तो क्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित हमको वेतन देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यानी मित्रों, जो तदर्थ न्यायाधीश यानी जो अस्थायी न्यायाधीश हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए चुनते हैं, यानी कुछ समय के लिए हम उसको जो है बनाते हैं, तो क्या उसकी नियुक्ति भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे और हमें क्या ढूंढना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी इन चारों में से हमें सही कथन देखना है। ठीक है, तो हम अगर डिटेल से इसका डिस्कशन करें ना, तो सुनिए, देखो मैं बताऊं आपको क्या करा है, न्यायाधीश जांच अधिनियम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उठाने की प्रक्रिया बताता है। बिल्कुल मित्रों, न्यायाधीश जांच अधिनियम आया था 1968 और वही जो है हमें बताता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटा सकते हो। यानी संविधान के द्वारा हमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं बताई कि आप जो है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। और मित्रों, दुर्व्यवहार और कदाचार, यानी 2 मैंने आपको शब्द भी बताए थे उस समय, दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों और राज्यसभा में 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मित्रों बिल्कुल सही बात है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हम हटाने के लिए अगर प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं ना, तो उस प्रस्ताव पर कम से कम 100 सदस्यों का जो लोकसभा के हों उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी उनके साइन होने चाहिए। और राज्यसभा में अगर अपन लेकर के आ रहे हैं तो राज्यसभा में 50 सदस्यों का साइन उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी हमारी सही हुई। आगे हम चर्चा करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। मित्रों बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी हम वेतन निर्धारित करते हैं ना, वो भारत की संसद करती है, न कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत की संसद को हमने अधिकार दिया है। और मित्रों, जो हमारे देश में यानी राष्ट्रपति है, इसके अलावा यानी कि जो हमारे देश में लोकसभा के सदस्य हैं या मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री है, तो जितने भी मंत्री होते हैं ना और जितने भी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनका वेतन भी संसद ही निर्धारित करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था संसद के टॉपिक में। और फ्रेंड्स, संसद का टॉपिक मैंने बहुत ही ब्रॉडली, ठीक है, और डिटेल से डिस्कशन किया था। 14 भागों में मैंने जो है संसद के टॉपिक को करवाया है। एक एक वर्ड पर और एक एक सेंटेंस पर मैंने जो डिटेल से डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप जा करके उसको भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये हमारी बात जो है, तीसरा नंबर का जो ऑप्शन था वो गलत निकला, क्योंकि हम उसका जो वेतन निर्धारित करते हैं वो करते हैं संसद के द्वारा। ठीक है, फिर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है मित्रों, तदर्थ न्यायाधीश होता है ना, जो अस्थायी न्यायाधीश होता है, उसकी हम नियुक्ति करते हैं किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के न्यायाधीश है मुख्य है, उसके द्वारा हम करते हैं। तो ये हमने चारों ऑप्शंस की चर्चा की और हमें जो है सही ढूंढना है। तो मित्रों हमारा जो यहाँ निकला ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, केवल ऑप्शन नंबर सी जो है गलत निकला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को अगर हम हटा दें तो ये हमारा ऑप्शन जो है, यानी हमारा आंसर जो है इजीली निकल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो है अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आगे हम चर्चा करें, तो देखिए क्या करा है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास कहाँ हुआ। यानी मित्रों, जो जुडिशियल रिव्यू का हमने अधिकार दिया भारत में न्यायपालिका को, ठीक है, कि वो अगर ऐसा कानून संसद या विधानमंडल बना दे कि लोगों के अधिकारों का वो हनन करे, तो उस परिस्थिति में वो अनुच्छेद 13 के तहत उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है, यानी असंवैधानिक या अवैध भी घोषित कर सकती है। मैंने आपको चर्चा में लिया था जब मैंने मूल अधिकार भी पढ़ाए, इसके अलावा मैंने न्यायिक समीक्षा का टॉपिक भी लिया। ठीक है, तो तब मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 13 के तहत वो उस कानून को फिर जो है असंवैधानिक घोषित कर देती है। तो ये जो हमने सिद्धांत लिया ना हमारे देश के संविधान में, तो ये हमने कहाँ से लिया, क्या हमने भारत में ही था, क्या ये सिद्धांत हमारे भारत में ही था, या हमने ब्रिटेन से लिया, या कनाडा से हमने लिया, या अमेरिका से। ठीक है, तो फ्रेंड्स डिटेल से मैंने डिस्कशन किया था जब मैंने आपको न्यायिक समीक्षा का टॉपिक, न्यायिक सक्रियता का टॉपिक और जनहित याचिका, तीनों का जब मैंने टॉपिक बताया था ना,
तो मैंने आपको बताया था कि भैया जो तीनों ये टॉपिक है ना, इन तीनों में जो सिद्धांत निकल करके आया है, कौन सा, न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक सक्रियता का और जनहित याचिका का, ये तीनों सिद्धांत अमेरिका से निकल करके आए थे, ठीक है। और फिर हमने भारत में इनको अमेरिका से लिया था। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर इस परिस्थिति में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत का जो विकास हुआ या उत्पत्ति हुई वो अमेरिका में हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो क्या करा है, भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक कौन थे, यानी मित्रों भारत में जो जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट आया निकल कर है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है, यानी कौन वो व्यक्ति थे, उनको जो है हम श्रेय दे सकते हैं कि हाँ इन व्यक्तियों ने भारत में इस कॉन्सेप्ट को जो है विकास किया या इस कॉन्सेप्ट का जो है उद्भव किया। तो क्या वी.आर. कृष्ण अय्यर थे, या P.N. भगवती थे, या ये दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स डिटेल से मैंने डिस्कशन किया था और मैंने बताया भी था आपको कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है ना, क्वेश्चन नंबर 5, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत में जो जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकल करके आया था और कौन वे व्यक्ति थे जो निकाल करके लाए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर अपन बात करें ना, तो वी.आर. कृष्ण अय्यर और P.N. भगवती, इन दोनों को हम जो है जनहित याचिका के कॉन्सेप्ट को लाने का श्रेय देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, हमारा 5वां क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन की ओर अपन चलें तो देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है, यानी फ्रेंड्स कौन जो है हमारे देश में मूल अधिकारों का सुरक्षा करता है और संविधान की भी सुरक्षा करता है, ठीक है। क्या हाई कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट है, या संघ की सरकार है, या राष्ट्रपति है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कम से कम 5 या 6 बार तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। लेक्चर्स के बीच बीच में मैंने कई बार डिस्कशन किया है कि आपका अगर मूल अधिकार हनन हो, ठीक है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट में आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हो, ठीक है। और संविधान की जो सुरक्षा करता है उसकी भी मैंने आपको बताई थी बात कि सुप्रीम कोर्ट का जब मैंने चैप्टर बताया कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश में उसको हमने अधिकार दिया कि भैया आप जो है संविधान की सुरक्षा करोगे और मूल अधिकारों का अगर देश में हनन होता है तो आप जो है फिर रिटे भी जारी करते हो। और मित्रों मैंने आपको एक बात और बताई थी मूल अधिकारों के चैप्टर में, यानी फंडामेंटल राइट का जब हमने चैप्टर कंप्लीट किया उसमें मैंने आपको बताया था, क्लियरली मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिटे जारी करने से मना नहीं कर सकता। आप इस बात को समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि मैं आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिटें जारी नहीं करूंगा। और मित्रों कौन सी रिटें, जो मैंने 5 प्रकार की रिटें आपको बताई थी, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप एक बार जाकर के देखिए, सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर हो या मूल अधिकारों का, ऐसी जो है सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि आप विश्वास करने पर जो है, यानी आप विश्वास कर ही लोगे, ठीक है। तो आप एक बार जाकर के उनको जरूर देखिएगा। तो मित्रों जो रिटें मैंने आपको बताई थी ना, कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, ये जो 5 मैंने आपको रिटें बताई, तो ये जो रिटें हैं ये सुप्रीम कोर्ट जारी करने से मना नहीं कर सकता मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि हाई कोर्ट जो होगा ना, वो हाई कोर्ट मना कर सकता है कि भैया मैं आपके मूल अधिकारों के लिए रिटें जारी नहीं करूँगा, क्योंकि मूल अधिकारों का गारंटर तो हमने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है ना। आप इस बात को समझिए, मूल अधिकारों का जो गारंटर हमने जो बनाया वो हमने बनाया सुप्रीम कोर्ट को, न कि हाई कोर्ट को। तो इस कारण से जो है मूल अधिकारों का गारंटर सुप्रीम कोर्ट है और संविधान की सुरक्षा करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो आगे हम चलें, क्या कह रहा है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है, यानी मित्रों सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को सलाह देता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत देता है, क्या अनुच्छेद 61 के तहत देता है, या अनुच्छेद 123 के तहत, या अनुच्छेद 148 के तहत, या अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने जो है आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में, और कम से कम जो राष्ट्रपति का चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया उसमें भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अगर कोई संवैधानिक मामला होता है या कोई अन्य सार्वजनिक मामला होता है जो बहुत ही चिंता का विषय है, उसके ऊपर राष्ट्रपति फिर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जी आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस मुद्दे पर राय भी देता है। तो मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में भी और राष्ट्रपति के चैप्टर में भी कि जो 143 है, यानी अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। और
अगर हम इन अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो देखिए 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत हम जो है हमने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, यानी जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं राष्ट्रपति, कब, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, ठीक है, या संसद का एक सत्र चल रहा हो, उस समय भी वो जो अध्यादेश पास करते हैं विकट परिस्थिति से निपटने के लिए, ठीक है। और 148 की मैंने आपको जो है कई बार चर्चा की है, ठीक है, कि हम जो है केग यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी हम नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 148 के तहत, ठीक है। तो मित्रों ये मैंने अन्य अनुच्छेदों की आपसे चर्चा की और इस प्रकार से इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चर्चा करें तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी हमें इन कथनों पर विचार करना है। क्या कह रहा है, संविधान में न्यायालय के अवमान को परिभाषित किया गया है, यानी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, यानी न्यायालय की अवमानना का जो कंसेप्ट है वो क्या संविधान में हमने उसको समझाया है। दूसरा क्या कहता है, संसद न्यायालय के न्याय क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, यानी मित्रों संसद अगर चाहे तो क्या न्यायालय का जो काम है, ठीक है, न्याय का जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र तक यानी कहाँ कहाँ तक वो जो है न्याय कर सकती है, तो क्या उसके क्षेत्र में वो वृद्धि कर सकती है संसद। या फिर क्या करा है तीसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की जानकारी देता है, यानी मित्रों जो संविधान का अनुच्छेद 50 है वो क्या कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की जानकारी देता है। और आगे हम चर्चा करें, क्या जनहित याचिका एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, यानी जो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन हम जारी करते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हम लगाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या हम एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के जो अधिकारों का हनन होता है तो क्या उसके विरुद्ध हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, हमें गलत कथन ढूंढना है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी डिटेल से डिस्कशन करें तो देखिए क्या करा है, संविधान में न्यायालय के अवमान को परिभाषित किया गया। मित्रों ये बात गलत है, मैंने उस समय भी बताया था और अलग से मैंने जो है एक सेंटेंस लिख रखा था जब मैंने आपको बताया था कि संविधान में न्यायालय के अवमान को हम जो है परिभाषित नहीं करते, हमने जो है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 बना रखा था, ठीक है। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के माध्यम से हम जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है यानी न्यायालय की अवमानना, यानी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आप जो है न्यायालय की अवमानना कर देते हो, यानी न्यायालय के किसी आदेश या किसी निर्णय को आप जो है उल्लंघन कर देते हो, ठीक है, चाहे वो दीवानी आदेश हो या फौजदारी, तो आपको जो है भैया उस परिस्थिति में सज़ा हो सकती है, मैंने आपको क्लियरली बताया था, ठीक है। तो इसको हमने जो है संविधान में कहीं भी नहीं बताया कि हाँ अवमान का क्या अर्थ होगा, क्या हमने परिभाषा उसकी जो है संविधान में नहीं दी है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करें तो देखिए क्या करा है, संसद न्यायालय के न्याय क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। बिल्कुल मित्रों संसद न्यायालय के न्याय क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, मैंने आपको बताया था। और संसद न्यायालय के न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती, ये भी मैंने आपको उस समय बताया था, यानी न्याय क्षेत्र में वृद्धि तो कर सकती है लेकिन आप उसमें कटौती नहीं कर सकते। और इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया था कि संसद एक एक्ट लेकर के आई थी और उसके माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट में जजों को 31 से बढ़ाकर 34 जो किया था, वो उसके न्याय क्षेत्र में तो वृद्धि हुई, यानी हमने जजों की उसमें वृद्धि कर दी। अगर संसद ये चाहती कि भैया हम जो क्या कर रहे हैं, हम जो है क्या कर रहे हैं कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं हम उनको जो है कम करके 25 कर रहे हैं, तो ऐसा वो संसद नहीं कर सकती, उसको अधिकार नहीं है, वो बढ़ा सकती है, वो कम नहीं कर सकती। आप इस बात को समझिए, ठीक है। और आगे हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की जानकारी देता है। बिल्कुल मित्रों सही बात है, मैंने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब मैंने आपको बताए थे, जो DPSP भी हम उनको जो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो मैंने डिटेल से एक एक अनुच्छेद की वहाँ जो है डिस्कस किया था उस लेक्चर में, और अलग से प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है जो है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 50 में हम इस बात की चर्चा करते हैं कि जो राज्य का क्या कर्तव्य होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो कार्यपालिका है उसको जो है न्यायपालिका से वो अलग करेगा, तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। फिर आगे हम चर्चा करें, जनहित याचिका एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। मित्रों ये बात गलत है, मैंने आपको बताया था जनहित याचिका के बारे में और डिटेल से मैंने डिस्कशन किया था कि अगर मान लीजिए आपके यानी मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और 2 व्यक्तियों के बीच विवाद हो जाता है किसी भी मामले पर, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर नहीं कर सकता। वो परिस्थिति मैंने आपको बताई थी, ठीक है, उस समय आप PIL जारी नहीं कर सकते। मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि अगर मान लो देश में कोई समुदाय है, ठीक है, देश में कोई बहुत बड़ा समुदाय है और उस समुदाय के जो है अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, और जो है उस समय क्या हो रहा है कि जो राज्य हैं इसके अलावा जो सरकारें हैं वो चुप बैठी हैं,
वो उनको पता है या उनको पता नहीं है, फिर भी वो चुप बैठी है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस परिस्थिति में जो है क्या करता है कि कोई व्यक्ति मान लो जो है उन समुदायों के अधिकारों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है पीआईएल दायर करता है ना, तो फिर उस पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई करता है और सरकारों को फिर फटकार लगाता है कि आप जो भैया कहाँ सो रहे हो, देश में तो जो है समुदाय का जो बहुत बड़ा समुदाय है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, अगर ट्रांसजेंडरों का जो है अभी हाल ही में जो मुद्दा निकल के आया था या समलैंगिकता का जो मुद्दा आया था, तो ये जो मुद्दे होते हैं ना, इनकी भी हम इसमें जो है लिंक कर सकते हैं कि ये जो अलग से समुदाय हैं, ठीक है, तो इनको जो है कई बार भेदभाव भी देखने को मिलता है। तो इनके अधिकारों के लिए आप जो है जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल दायर करते हो ना, तो ये तो पीआईएल जो है वैध होती है, लेकिन एक व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ आप अगर दूसरे व्यक्ति के जो है यानी एक व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल दायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या इसमें देखना है, गलत कथन हमें ढूंढना है। तो गलत की अगर अपन यहाँ चर्चा करें तो देखिए, एक तो हमारा पहला गलत निकला और एक हमारा चौथा गलत निकला, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलें। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है, यानी मित्रों कौन से ऐसे यानी इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जिसके माध्यम से हम ये समझ सके कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो है यानी सुप्रीम कोर्ट को हमने स्वतंत्रता दी है, यानी हमने जो उसको फ्रीडम दी है, आज़ादी दी है कि भैया आप जो है एक जो है यानी किसी भी डर या भय या पक्षपात के माध्यम से आप जो है कोई भी निर्णय नहीं दोगे, आप जो है अपनी स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय दोगे। तो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या संचित निधि से हम उसको व्यय देते हैं, तो इसके कारण हम जो है इस माध्यम से हम उसको जो है स्वतंत्रता देते हैं, या सेवानिवृत्ति के बाद हमने जो उनकी वकालत पर रोक लगाई है, या हमने कार्यकाल की भी उनको सुरक्षा दी, तो या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या इन चारों के माध्यम से या इनमें से कोई भी कथन के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट को जो फ्रीडम दी, तो इसमें से जो हमें सही कथन ढूंढना है। तो देखिए मैंने आपको उस समय बताया था और कम से कम 7 या 8 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट को संचित निधि से व्यय देते हैं, यानी भारत की जो संचित निधि है अनुच्छेद 266 के तहत, तो उसके माध्यम से हम उसको वेतन देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद हमने जो है उनकी वकालत पर रोक लगाई है, ताकि जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद जो है यानी जो अपने कार्यकाल के दौरान जो भी निर्णय वो देते हैं वो जो है वो यानी कि सेवानिवृत्ति से पहले और जो कार्यकाल के दौरान जो वो निर्णय देते हैं वो निर्णय जो है वो अपने भविष्य को ध्यान में रख करके ना दें। ठीक है, और मैंने कार्यकाल की भी सुरक्षा आपको बताई थी कि हमने जो है अलग से एक एक्ट बनाया है, कौन सा, जो न्यायाधीश जांच अधिनियम है 1968, उसके माध्यम से ही हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उसको जो है हम 65 साल तक तो वो जो है कार्यकाल की सुरक्षा हमने उसको दी है। इसके अलावा मित्रों मैंने कई और भी चीज़ों की आपसे चर्चा की थी। ठीक है, कि जो है न्यायालय की अवमानना का हमने उसको अधिकार दिया, यानी अगर मान लो आप जो है किसी आदेश की उसकी उल्लंघन कर देते हो तो आपको सज़ा मिल सकती है। इसके अलावा मैंने आपको और भी चीज़ बताई क्या कि न्यायाधीशों का जो आचरण होता है उसकी जो है संसद में हम बहस नहीं कर सकते। तो ये मैंने सभी चीज़ें आपको बताई थी, डिटेल से मैंने डिस्कशन किया था, एक एक सेंटेंस पे एक एक बात के बारे में डिटेल से हमने जो है डिस्कशन किया था, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्न में से कौन संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शपथ लेता है ना, तो वो शपथ के समय संविधान की रक्षा करने की भी शपथ लेता है। क्या प्रधानमंत्री लेते हैं, या राज्य के राज्यपाल, या भारत के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं, या राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था शपथ जब हमने पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन सी शपथ लेता है, और मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं जो इस शपथ में आपको एक विशेष बात बताऊंगा, और वो कौन सी बात थी, मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि मैं भारत के संविधान की जो है यानी वो क्या बोलता है कि मैं संविधान और मर्यादाओं, ठीक है, मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा, यानी वो बोलता है मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो संविधान की रक्षा करने की वो शपथ लेता है कौन, सीजेआई। ठीक है, ना ही राष्ट्रपति लेते हैं, ना राज्यपाल लेते हैं, और ना प्रधानमंत्री लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की आज सुप्रीम कोर्ट और जो 3 चैप्टर और भी थे, जनहित याचिका, इसके अलावा न्यायिक समीक्षा और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है यानी न्यायिक सक्रियता, तो इनके बारे में आज हमने जो है क्वेश्चन डिस्कस किए। और आशा करता हूँ मित्रों आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत अच्छे मैंने जो आपके समक्ष क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, और आप विश्वास करना कि ये जो मैंने आपके क्वेश्चन बताए हैं ना, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पीआईएल का मुद्दा है। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन, मूल अधिकारों का गारंटर हमने किसको बनाया, संविधान की रक्षा कौन करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कौन से अनुच्छेद के तहत जो है परामर्श देता, सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो ये सभी मैंने आपको जो आज बातें बताई, सभी मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।